हाय, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी जोरों शोर से कर रहे होंगे। मुझे इतना पूरा उम्मीद है और यकीन है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं जो एग्जाम हुआ था 2023 के दिसंबर में, जो एग्जाम हुआ था उस क्वेश्चंस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। और इससे पहले हमने 40 क्वेश्चंस पे हम इससे पहले बात कर चुके हैं। यानी आपको अगर जाएंगे प्ले लिस्ट में तो उस प्ले लिस्ट में आपको 8 वीडियो जो है वो इस क्वेश्चन से रिलेटेड, आपको 8 वीडियो वहां से देखने को मिलेंगे जिसमें हमने 40 क्वेश्चंस पे डिस्कस किया है। अब आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से, क्योंकि 40 तक क्वेश्चंस पे हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से, ठीक है ना। और मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चंस को देख रहे होंगे, अब बहुत कुछ सीख रहे होंगे और नोट्स बना रहे होंगे और कई बार क्वेश्चंस को देख रहे होंगे। एक बार कम से कम 2 बार तो जरूर क्वेश्चंस को देखना है ताकि आप चीजों को सीखें। जितना आप देखें क्वेश्चंस को 1 से 2 बार से 3 बार देखेंगे, आप चीजों आपके अंदर जो है चीजों को लेकर के ज्यादा क्लैरिटी होगी और आपको कुछ कमियां देखने को मिलेगी। उसके बाद तो आप मुझे कमेंट करेंगे। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे कमेंट जरूर किया करें। अगर कुछ गलतियां हो क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने के दौरान तो मुझे कमेंट जरूर किया करें ताकि मैं उसको ठीक कर सकूं, ठीक है ना। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है और इस पर हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आया है तो वहां हम बात कर लेंगे थोड़ा अलग अंदाज में, ठीक है ना। कहता है कि विच इज द सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनोमी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो कॉग्निटिव डोमेन है, जो कॉग्निटिव डोमेन है, जो ब्लूम टेक्सोनोमी का जो आपने पढ़ा है, इससे पहले हम कई बार इस पे बात कर चुके हैं। तो उस जो टेक्सोनोमी है, ब्लूम टेक्सोनोमी, उस टेक्सोनोमी में जो कॉग्निटिव डोमेन है, उस कॉग्निटिव डोमेन का सीक्वेंस क्या है एज पर एंडरसन एंड क्रेथवेल्स टेक्सोनोमी 2001। आपको पता होगा कि ब्लूम ने जो टेक्सोनोमी दिया था 1956 में, 1956 में उसमें उसने कॉग्निटिव, साइकोमोटर और इफेक्टिव डोमेन के बारे में बात किया था। कॉग्निटिव डोमेन के 5-6 लेवल बताए थे कॉग्निटिव डोमेन के, और साइकोमोटर डोमेन के 5 लेवल बताए थे और इफेक्टिव डोमेन के भी 6 लेवल बताए थे, ये 1956 में। लेकिन 2001 में एंडरसन और क्रेथवेल ने उनके टैक्सोनॉमी को रिवाइज किया और रिवाइज करके जो कॉग्निटिव डोमेन था जिसमें 6 डोमेन थे उसके नाम को चेंज किया गया, ठीक है ना। तो यहां पूछता है कि जो टैक्सोनॉमी 2001 में था एंडरसन और क्रेथवेल के अनुसार, उसमें जो कॉग्निटिव डोमेन जो है उसका सीक्वेंस क्या होगा, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि उसका सीक्वेंस में पहला है रिमेंबरिंग, फर्स्ट रिमेंबरिंग है, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग, तीसरा, ठीक है ना, और तीसरा है अप्लाइंग, और चौथा है एनालाइजिंग, और पांचवा है इवेल्युएटिंग, और छठा चूंकि यहां नहीं दिया हुआ है उसका नाम है क्रिएटिंग। 6 नंबर का नाम है क्रिएटिंग, जो यहां नहीं दिया हुआ है, 6 नंबर है। तो इस तरह से जो टेक्सोनोमी का जो कॉग्निटिव डोमेन था उसका एंडरसन और क्रेथवेल ने जो रिवाइज किया था 2001 में, उसका सीरियल ये सीक्वेंस ये है। पहला होगा रिमेंबरिंग, यानी फर्स्ट हो जाएगा रिमेंबरिंग, सेकंड अंडरस्टैंडिंग, यानी ए और बी। तो ए बी यहाँ ये कट गया, ये सी है, ए बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, ठीक है ना। उसके बाद हो जाएगा डी, अप्लाइंग ए बी और डी, ए बी और डी, यहाँ भी है, यहाँ सी है तो ये कट जाएगा, ए बी डी। और उसके बाद हो जाएगा अप्लाइंग के बाद हो जाएगा एनालाइजिंग, एनालाइजिंग मतलब सी, सी हो जाएगा, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा, ये फर्स्ट। यानी कि पहला है रिमेंबरिंग फर्स्ट, सेकेंड है अंडरस्टैंडिंग, थर्ड है अप्लाइंग, फोर्थ है एनालाइजिंग, और फिफ्थ है इवेल्युएटिंग, और 6 नंबर है क्रिएटिंग, जो यहां नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ए फर्स्ट है, बी सेकेंड है और डी थर्ड है। ए फर्स्ट, बी सेकेंड और डी थर्ड। और सी जो है वो फोर्थ है, ई फिफ्थ है, सी फोर्थ, ई फिफ्थ। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। क्लियर ना। आइए इसको आप याद कर लीजिए, इसको समझ लीजिए, इस क्वेश्चन को समझ लीजिए ताकि एग्जाम में इन फ्यूचर में आपको कहीं दिक्कत ना हो। द ओरिजिनल ब्लूम्स टेक्सोनोमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, जो कॉग्निटिव डोमेन का जो ओरिजिनल ब्लूम्स टेक्सोनोमी था, जिसको इंट्रोड्यूस किया था बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में, उन्होंने जो लेवल ऑफ टीचिंग दिया था उसमें पहला लेवल का नाम रखा था नॉलेज, दूसरा का कंप्रीहेंशन, तीसरा का एप्लीकेशन, चौथा का एनालिसिस, पांचवा का एवेल्युएशन और छठा का सिंथेसिस।
ये कब है? ये ओरिजिनल ब्लूम टेक्सोनोमी है, ओरिजिनल कॉग्निटिव डोमेन का, जो 1956 में बेंजामिन ब्लूम ने इसको एक्सप्लेन किया था, दिया था लेवल ऑफ टीचिंग को। लेकिन उसके बाद 2001 में एंडरसन और क्रेथवेल ने इस टेक्सोनोमी को 2001 में रिवाइज किया और उसने कुछ नाम को चेंज किया। जो पहले नॉलेज था उसको नाम रख दिया रिमेम्बरिंग, जो पहले कंप्रीहेंशन था उसका नाम रख दिया अंडरस्टैंडिंग, जो पहले एप्लीकेशन था उसका नाम रख दिया अप्लाइंग, जो पहले एनालिसिस था उसका नाम एनालिसिस ही बाद में रहा, जो इवेल्युएशन था उसका नाम इवेल्युएशन ही रहा, और जो सिंथेसिस था उसका नाम रख दिया गया क्रिएटिंग। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। यही एग्जाम में ये पूछा आपसे, ये पूछा जो 2001 में जो रिवाइज ब्लूम टेक्सोनोमी का जो रिवाइज टेक्सोनोमी था उसके बारे में अपने आपसे सवाल पूछा गया यहाँ, इसलिए इसका नाम रखा गया रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग और इवेल्युएटिंग। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको बस समझ में आ गया होगा इस बातों को। नहीं समझ में, इसको याद कर लीजिएगा, आप इसको समझ लीजिएगा। ये जो है ये ओल्डर है, जो 1956 में ब्लूम ने जो अपना टेक्सोनोमी दिया था उसमें उसने कॉग्निटिव डोमेन को इस तरह से एक्सप्लेन किया, नॉलेज एंड कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस और इवोल्यूशन, सिंथेसिस। और उसके बाद 2001 में जो एंडरसन और क्रेथवेल ने इनके टेक्सोनोमी को रिवाइज किया तो उसने उसका नाम चेंज किया और रखा रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालिसिस, इवेल्युएटिंग और क्रिएटिंग। ठीक है ना, तो यहीं से आपसे सवाल पूछा गया था अभी। ओके, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। आइए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 42 को। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि टेलर पोस्ट कार्ड फ्रेम इज यूज्ड फॉर। टेलर का थ्योरी अपने पढ़ा है करिकुलम का, है ना। टेलर ने एक पोस्ट कार्ड फ्रेम दिया है। वो क्या है? पोस्ट कार्ड फ्रेम जो है वो एक छोटा छोटा कैरेक्टर है, छोटा छोटा डिजिट है, जिसका इस्तेमाल करके बच्चे को पढ़ने में आसानी होती है ना। और ये पेपर के एक साइड लिखा होता है, एक छोटा छोटा जो है वो कैरेक्टर है, जिसे उसने ब्रेल कहा, ब्रेल कहा, छोटा छोटा कैरेक्टर है उसको ब्रेल कहा। और इसको किसी पेज के एक साइड में उसको बनाई जाती है, जिसको टच करके बच्चे को पढ़ने में आसानी होती है। ठीक है ना, तो राइटिंग लार्ज कैरेक्टर नहीं है। अच्छा, राइटिंग लार्ज कैरेक्टर नहीं है मैंने कहा। अच्छा, राइटिंग स्मॉल कैरेक्टर, बिल्कुल स्मॉल कैरेक्टर है। ब्रेल ऑन द वन साइड ऑफ पेपर, बिल्कुल स्मॉल कैरेक्टर है ब्रेल का, इसे ब्रेल कहते हैं। ब्रेल छोटे छोटे डिजिट का, छोटे छोटे पॉइंट का स्मॉल कैरेक्टर उसने बनाया पेपर के एक साइड पे, ऑन वन साइड ऑफ द पेपर, और उसको टच करके बच्चों को पढ़ने में आसानी होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसको आइए थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। टेलर पोस्ट कार्ड फ्रेम इज डिवाइस, एक डिवाइस है ना, यूज्ड फॉर क्रिएटिंग ब्रेल टेक्स्ट, जिस डिवाइस का इस्तेमाल जो है ब्रेल टेक्स्ट को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ब्रेल टेक्स्ट मतलब यही पॉइंट को क्रिएट करने के लिए और उस पोस्ट कार्ड फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, टिपिकली ऑन स्मॉलर मटेरियल लाइक पोस्ट कार्ड, स्मॉलर मटेरियल जैसे पोस्ट कार्ड होता है छोटा छोटा, उसे इट्स डिजाइन टू राइट स्मॉल कैरेक्टर, इसको ऐसा डिजाइन किया गया है ताकि ये स्मॉल कैरेक्टर को लिखता है ब्रेल नीटली, बिल्कुल साफ एंड लेजिबली ऑन वन साइड ऑफ द पेपर ओनली, पेपर के सिर्फ एक साइड में बिल्कुल नीटली, बिल्कुल साफ साफ जो है वो स्मॉल छोटा छोटा कैरेक्टर बनाता है, टेक्स्ट बनाता है, ब्रेल टेक्स्ट बनाता है, ताकि बच्चे को उसको पढ़ने में आसानी होती है। तो उसे कहते हैं पोस्ट कार्ड फ्रेम, पोस्ट कार्ड फ्रेम। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा राइटिंग स्मॉल कैरेक्टर ब्रेल ऑन द साइड, वन साइड ऑफ द पेपर। ठीक है ना, वन साइड नो, यहाँ लिखा हुआ है बोथ साइड नहीं है, स्मॉल कैरेक्टर है लेकिन बोथ साइड नहीं है, वन साइड, पेपर के एक साइड में वो बनाई जाती है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 है, एक है एजर्सन, दूसरा है रीजन। एजर्सन कहता है टीचर शुड यूज वाइड वैरायटी ऑफ ऑनलाइन असेसमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स टू असेस चिल्ड्रन। बिल्कुल सही बात है, टीचर जो है शुड यूज वाइड वैरायटी ऑफ ऑनलाइन असेसमेंट टूल टीचर एंड टेक्निक्स। टीचर जो है ऑनलाइन जो असेसमेंट टूल है और टेक्निक है उसके अलग अलग वैरायटी का इस्तेमाल करते हैं बच्चे को असेस करने के लिए। बिल्कुल सही बात है एकदम, क्योंकि एक टूल या एक टेक्निक से बच्चे के ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक को हम असेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए
वाइड वैरायटी ऑफ टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अलग अलग तरह के टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अलग अलग तरह के टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि बच्चे के पूरे एस्पेक्ट को हम एसेस कर सके। ठीक है ना, ये बिल्कुल सही बात है। टीचर जो है वो, टीचर को चाहिए वाइड वैरायटी ऑफ ऑनलाइन असेसमेंट टूल एंड टेक्निक का इस्तेमाल करना, ताकि वो बच्चे को एसेस कर सके। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आगे रीजन में, no single online tool is capable of providing information about child's progress and learning in different areas of development। वही बिल्कुल सही बात है, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि नो सिंगल ऑनलाइन टूल, कोई भी एक ऐसा ऑनलाइन टूल नहीं है, कोई भी एक ऐसा ऑनलाइन टूल नहीं है जो कैपेबल हो, जिसके पास वो क्षमता हो कि वो बच्चे के इंफॉर्मेशन, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट चाइल्ड्स प्रोग्रेस, बच्चे के प्रोग्रेस के पूरे इंफॉर्मेशंस को वो टूल जो है एसेस कर सके। बच्चे के जो डिफरेंट एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के जो अलग अलग एरियाज हैं बच्चे के, उस पूरे एरियाज को वो एसेस कर सके, ऐसा कोई भी टूल नहीं है। बिल्कुल सही बात है। इसलिए एक टीचर को वाइड वैरायटी ऑफ ऑनलाइन असेसमेंट टूल या टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि वो बच्चे के पूरे ओवरऑल एस्पेक्ट को एसेस कर सके, जांच सके। तो दोनों असेसमेंट सही है, एजर्सन भी सही है और रीजन भी सही है, और साथ ही साथ रीजन जो है वो एजर्सन्स को एक्सप्लेन भी कर रहा है। बिल्कुल है ना, कि टीचर को वाइड वैरायटी ऑफ ऑनलाइन असेसमेंट टूल और टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कोई भी सिंगल ऑनलाइन टूल ऐसा नहीं है जो बच्चे के अलग अलग डेवलपमेंटल एरियाज को एसेस कर सके, उसके प्रोग्रेस को एसेस कर सके। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। ठीक है ना, तो आइए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। अब तो समझ गए होंगे बात को, लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं कि डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। डेवलपमेंट जो बिल्कुल, डेवलपमेंट बच्चे के अंदर जो डेवलपमेंट है वो मल्टी डायमेंशनल है। मतलब क्या, बच्चे के अंदर जो बेसिकली बच्चे के अंदर 3 डायमेंशंस है ना, आपको पता होगा। एक है कॉग्निटिव, है ना, एक कॉग्निटिव है, एक है इमोशनल है, कॉग्निटिव हो जाएगा, एक है फिजिकल है, एक है सोशियो इमोशनल। ये 3 डायमेंशन इन जनरली बच्चे के जो डायमेंशन, इस पे हम बात कर चुके हैं पेडागोजी में, आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेगा, वहां देख सकते हैं। तो बच्चे के अंदर जनरली 3 डायमेंशन है, 3 डोमेन है, फिजिक डेवलपमेंटल डोमेन। एक है कॉग्निटिव डोमेन, है ना, एक है फिजिकल डोमेन, एक है सोशियो इमोशनल डोमेन। ये 3 डोमेन है। तो इन तीनों डोमेन को अच्छे तरह से एसेस करने के लिए हमको अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, जो विकास होता है वो मल्टी डायमेंशनल होता है। इनकम्पासेस, इसमें शामिल है कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल एंड फिजिकल, है ना, जिसमें मैंने अभी कहा कॉग्निटिव डोमेन शामिल है, सोशियो इमोशनल डोमेन शामिल है, फिजिकल डोमेन शामिल है, एस्पेक्ट शामिल है। इसलिए नो सिंगल ऑनलाइन टूल कैन कंप्रीहेंसिवली एसेस ऑल दीज एरियाज। इसलिए कोई भी ऐसा सिंगल ऑनलाइन टूल नहीं है जो पूरे एरियाज को कंप्रीहेंसिवली, संपूर्ण तरह से, पूरी तरह से बच्चे को एसेस कर सके। बिकॉज क्योंकि ईच टूल इज टिपिकली डिजाइन विथ ए स्पेसिफिक फोकस और पर्पस। क्यों? क्योंकि हर टूल को, ईच टूल को एक खास तरह से डिजाइन किया जाता है, ताकि वो किसी एक खास उद्देश्य को, एक खास स्पेसिफिक एरिया को फोकस कर सके। हर टूल की ये क्वालिटी होती है कि वो किसी बच्चे के किसी खास एक स्पेसिफिक एरिया को एसेस कर सके, ओवरऑल को एसेस नहीं कर सकता है ना। इसीलिए जो है हमें मल्टी डायमेंशनल, चूंकि डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल है, इसलिए वैरायटी ऑफ टूल का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि बच्चे के हर एस्पेक्ट को हम अच्छे से एसेस कर सके। Different tool assess different aspects such as cognitive skills, creativity, problem solving and communication। बिल्कुल अलग अलग तरह के टूल जो है बच्चे के अलग अलग एस्पेक्ट को एसेस करता है। जैसे कि कॉग्निटिव स्किल्स को एसेस करने के लिए अलग टूल होंगे, क्रिएटिविटी को एसेस करने के लिए अलग टूल होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग को एसेस करने के लिए अलग टूल होगा, कम्युनिकेशन को एसेस करने के लिए अलग टूल होगा। तो इसलिए वैरायटी ऑफ टूल का इस्तेमाल करना चाहिए हमें बच्चे को एसेस करने के लिए। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बोथ, दोनों जो है, एजर्सन भी सही है और रीजन भी सही है, और रीजन जो है वो एजर्सन्स को एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए इसका आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चंस को। इजी, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा क्वेश्चन में कुछ है नहीं।
नेक्स्ट बात करते हैं 44। हमने बेशुमार इस पे बात किया है, बहुत हमने बात किया है इस पर, ऐसा कई बार हमने बात किया है, और आप आराम से आंख बंद करके लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कर सकते हैं। आपको पता है कि पेडागोजी ऑफ ओपरेस्ट जो है वो पाउलो फ्रेरी का है, सेकेंड नंबर इसका हो जाएगा। आपको पता है इस बात को, इसलिए पहला का सेकेंड हो जाएगा, तो ये कट गया और ये कट गया, यानी कि डी कट जाएगा और बी कट जाएगा, पहला का सेकेंड। अच्छा, आपको पता है मैंने कई बार कहा कि डी स्कूलिंग सोसाइटी का कंसेप्ट जो है वो इवान इलिच ने दिया था। मैंने कई बार आपसे एग्जाम में इस पे डिस्कस किया हूँ, कई मतलब ये क्वेश्चन आया है, कई मतलब इस पे बात किया हूँ, इसलिए मैं क्वेश्चन को डिटेल से बात करता हूँ, ताकि एक जी क्वेश्चन, ताकि एक क्वेश्चन में कई कई चीज़ों को मैं टच कर सकूँ, जो आपको आने वाले क्वेश्चन में फायदा होता है। तो डी स्कूलिंग 4 यानी कि बी का 4 हो जाएगा, तो बी का 4 यहाँ है और बी का 1 यहाँ है, तो यहाँ का, इसलिए इसका आंसर हो गया आपका फर्स्ट। नहीं, ए का पेडागोजी ऑफ अप्रेस्ट जो है वो पॉलो फ्रेरी का है, आप जानते हैं। डी स्कूलिंग कंसेप्ट जो है वो इवान इलिच का है, यू नो वेरी वेल। एंड डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन जो है जॉन डीवे का है, ये भी आपको पता है, जॉन डीवे का है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। ये आपको अच्छे से पता है, होना चाहिए, नहीं पता है तो बहुत मतलब प्रॉब्लम है, लेकिन पता होना चाहिए आपको। अच्छा, एजुकेशन एंड सोशल ऑर्डर, ये एजुकेशन एंड सोशल ऑर्डर की बात जो है वो बर्ट्रैंड रसल ने किया था, बर्ट्रैंड रसल ने किया था, है ना। तो जो मैंने क्वेश्चंस को इतना एक्सप्लेन किया है, इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेन किया है, तो इस तरह के जो मैचिंग क्वेश्चन होते हैं इसको तो सॉल्व करना तो एकदम बिल्कुल इजी है, पीस ऑफ केक है इसको सॉल्व करना। क्यों? क्योंकि मैंने क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने में सब चीजों को, सब तमाम चीजों में हमने बात कर लिया है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। आइए इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा कि पेडागोजी ऑफ ऑपरेस्ट, पेडागोजी ऑफ ऑपरेस्ट। तो पाउलो फ्रेरीज पेडागोजी ऑफ ऑपरेस्ट 1968 में इन्होंने ये किताब लिखा था, पेडागोजी ऑफ ऑपरेस्ट, इनका एक सेमिनल वर्क है, सेमिनल वर्क है 1968 में। अब यहां ये भी समझ लीजिए कि इस पेडागोजी ऑफ ऑपरेस्ट उन्होंने किताब लिखा था, उस किताब में उन्होंने किस बात पर फोकस किया था? उन्होंने फोकस किया था इंपावरिंग मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज थ्रू एजुकेशन। उन्होंने बात किया कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी, वो समुदाय जो हाशिए पर है, जिसको मार्जिनलाइज कर दिया गया है, उसको एजुकेशन के जरिए इंपावर करना, इस बात उन्होंने फोकस किया था। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ताकि आप नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको डील कर सके अच्छे से। उसके बाद है डी स्कूलिंग कंसेप्ट, आप जानते हैं इसको, इवान इलिच डी स्कूलिंग सोसाइटी 1970 में दिया था, 1970 में डी स्कूलिंग सोसाइटी इवान इलिच ने दिया था। क्रिटिक्स ट्रेडिशनल स्कूलिंग, इन्होंने क्रिटिक्स किया, तनकीद किया, आलोचना की ट्रेडिशनल स्कूल की, यानी कि जो पारंपरिक स्कूल चलती आ रही है उसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया। एंड एडवोकेट्स फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, उन्होंने सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग पर जोर दिया, बच्चे खुद से सीखें, प्रकृति स्कूल से बाहर आके सीखें, नेचर में आके सीखें, इन्वायरमेंट में आके सीखें। उसने सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग पर एडवोकेट किया, फोकस किया इवान इलिच ने। उसके बाद है डेमोक्रेसी और एंड एजुकेशन, जॉन डिवेज डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन 1916 में उन्होंने किताब लिखी, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। उसमें उन्होंने एक्सप्लोर किया द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी। उन्होंने कहा, आप इस बात याद समझिएगा, जॉन डिवे कहता है कि स्कूल एक डेमोक्रेटिक होना चाहिए, जहां हर बच्चे को अपनी बातों को रखने की आजादी होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने एजुकेशन एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी के बीच रिलेशनशिप को उन्होंने इसमें बताया, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन के बीच, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन में डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक सोसाइटी एंड एजुकेशन के बीच रिलेशनशिप के बारे में उन्होंने बताया, एक्सप्लोर किया कि एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए। उसके बाद है एजुकेशन एंड सोशल ऑर्डर, इसको बर्ट्रैंड रसल्स एजुकेशन एंड सोशल ऑर्डर्स 1932 में उन्होंने लिखी, और उसमें उन्होंने उस पर डिस्कस किया, उनमें डिस्कस किया था रोल ऑफ एजुकेशन इन शेपिंग सोसाइटी एंड प्रोमोटिंग सोशल चेंज। 1932 में, 1932 में बर्ट्रैंड रसेल ने एक एजुकेशन एंड सोशल ऑर्डर के नाम कर एक अपना उन्होंने काम किया, उन्होंने एक नोटेबल वर्क दिया, जिसमें उन्होंने डिस्कस किया कि एजुकेशन का जो रोल है वो क्या रोल है, समाज को एक आकार देना, सोसाइटी को एक आकार देना और सोशल चेंज को प्रमोट करना। तो इन चीजों को आप जो पॉइंट है उस पॉइंट को कॉपी में नोट कीजिएगा, ताकि आप उस
ताकि समझ सके कि कौन कौन से ऐसे फिलोसफर हैं जिन्होंने कौन सा काम किया और कौन सी बुक लिखी या कौन सा उसने स्टेटमेंट दिया और स्टेटमेंट का उद्देश्य क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, है ना। पेडागोजी ऑफ ऑपरेस्ट का पाउलो फ्रेरी है, डी स्कूलिंग कंसेप्ट का इवान इलिच है, और डेमोक्रेटिक एजुकेशन का जॉन डिवे है, और एजुकेशन एंड सोशल ऑर्डर का है बर्ट्रैंड रसल। ठीक है ना। तो आई होप आप बात को समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि अरेंज द फॉलोइंग इन ट्रेडिशनल मैनर ऑफ राइटिंग लेसन प्लान। आपने लेसन प्लान लिखा होगा एग्जाम में, ये में लेसन, उसमें कहता है कि लेसन प्लान जो राइटिंग करते हैं, लिखते हैं, उसका ट्रेडिशनल मैनर क्या है, पारंपरिक तरीका क्या है लिखने का लेसन प्लान का। ये बहुत पुराना मेथड बताया गया है लेसन प्लान लिखने का, हम इस पे भी बात करेंगे, और नया जो मेथड्स अभी इस्तेमाल करते हैं लोग, उस पे भी हम बात करेंगे, ठीक है ना। अब ये लेसन प्लान आप लिखते होंगे आराम से, आपने लिखा होगा लेसन प्लान। तो ये जो बताया गया है यहाँ पर क्वेश्चन, उसमें ट्रेडिशनल मेथड्स के बारे में बताया गया है, लेकिन हम इस पे भी बात करेंगे, और नया जो मेथड्स है जो एग्जाम में पूछ सकता है, पूछता है, उस पर भी हम बात कर लेंगे, ताकि आपको एक तीर से दो निशान आपको हो जाए, ठीक है ना। तो कह पहले इसमें क्या होगा, अरेंज, इसको कैसे अरेंज करेंगे। अच्छा, पहला है प्रीवियस नॉलेज, ठीक है, प्रीवियस नॉलेज, ओके। स्पेसिफिक एम, ओके। होमवर्क, ठीक है। कंटेंट डिलीवरी, बिल्कुल ठीक है। और रिकैप्चुलेशन, बिल्कुल ठीक है। तो क्या होगा पहला, देखिए यहाँ पहला होगा प्रीवियस नॉलेज। बच्चे की जब हम लेसन प्लान बनाते हैं, तो बच्चे का प्रीवियस नॉलेज हम एसेस करते हैं, और उस प्रीवियस नॉलेज को एसेस करके हम एक एम सेट करते हैं, अपना उद्देश्य सेट करते हैं। जब तक बच्चे के प्रीवियस नॉलेज को हम नहीं जान लेंगे, तब तक हम अपना एम सेट नहीं कर पाएंगे। अगर हम पहले एम सेट कर लेंगे, अब बाद में नॉलेज को जानेंगे, प्रीवियस नॉलेज को बच्चे को जानेंगे, तो हमारा एम जो है वो फुलफिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रीवियस नॉलेज हमको नहीं पता, नहीं बच्चा क्या जानता है, तो पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे बच्चा क्या जानता है। जब हम ये जान लेंगे, तब उसके अकॉर्डिंग हम एम सेट करेंगे। जब एम सेट करेंगे, तब हम कंटेंट डिलीवर करेंगे, अब पढ़ाना हम शुरू करेंगे। 3 नंबर, जब पढ़ा लिए, तब हम क्या करेंगे, रिकैप्चुलेट करेंगे, पूरे को रिकैप्चुलेट कर लेंगे। उसका जब हम रिकैप्चुलेट करना खत्म हो जाएगा, तब हम बच्चे को होमवर्क देंगे। ये इसके मैनर्स होने चाहिए लेसन प्लान्स के, ये तरीका होना चाहिए। पहला फर्स्ट ए, उसके बाद बी, उसके बाद डी, उसके बाद ई, और उसके बाद सी। ये है इसका मेथड्स। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चंस दिया हुआ है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है। यहाँ दिया हुआ है पहला, देखिए स्पेसिफिक एम, यानी पहले एम दे दिया, पहले एम, उसके बाद दे दिया प्रीवियस नॉलेज, उसके बाद दे दिया कंटेंट डिलीवरी, उसके बाद दे दिया रिकैप्चुलेशन, उसके बाद दे दिया होमवर्क। यहाँ हमको ये कंफ्यूजन समझ में आता है, इसलिए कि पहले हम बच्चे का प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम एम सेट करेंगे। ये मुझे जहाँ तक समझ में आता है। अगर आपको लगता होगा कि नहीं मैं गलत कह रहा हूँ, तो आपके अकॉर्डिंग आंसर ये होगा, ये आपके अकॉर्डिंग आंसर ये होगा कि पहले हम एम सेट करेंगे, तब बच्चे का प्रीवियस नॉलेज जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा, तब आपके हिसाब से आंसर हो जाएगा बी, ए, डी, ई और सी, ठीक है ना। ओके। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि अगर मैं जाऊं अपने इस क्लास में, तो पहले हम बच्चे के प्रीवियस नॉलेज को सेट जांचना चाहेंगे, तब उसके अकॉर्डिंग एम सेट करेंगे, उसके बाद कंटेंट डिलीवर करेंगे, तब उसको रिकैप्चुलेट करेंगे, तब बच्चे को होमवर्क देंगे। इसके लिए इसी के हिसाब से ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी अगर आपको लगता है कि आंसर ये है, तो फिर कोई इशू नहीं है। अगर आपको लगता है तो, अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम है, मैं बताने मतलब कोई इशू है, तो आप कमेंट से बता सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आइए इसको समझ लेते हैं, ट्रेडिशनल सीक्वेंस ऑफ राइटिंग लेसन प्लान, और अभी जो एक मेथड्स इस्तेमाल होता है ज्यादा, हर्बर्टियन 5 फॉर्मल स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान, जो हर्बर्टियन मेथड्स को इस्तेमाल करते हैं लोग, इसको याद रखिएगा। एग्जाम में ये पूछा है, ये भी पूछा गया है, पूछा जाएगा इन फ्यूचर में, क्योंकि इसको याद करना है। अच्छा, जो हम पहले ट्रेडिशनल सीक्वेंस की बात करते हैं, उसमें पहला है प्रीवियस नॉलेज जांचना, रिव्यू ऑफ व्हाट स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो अबाउट द टॉपिक। पहले हम ये जानेंगे कि बच्चा जो है उस टॉपिक से रिलेटेड क्या जानता है। जब हमको ये पता चल जाएगा, तब हम स्पेसिफिक एम सेट करेंगे, क्लियरली
डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ व्हाट स्टूडेंट्स विल लर्न इन लेसन। इस लेसन में बच्चा क्या सीखेगा उसके अकॉर्डिंग जो है हम ऑब्जेक्टिव जो है तय कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद कंटेंट, दी सब्जेक्ट मैटर और इंफॉर्मेशंस टू बी टॉट। अब हम कंटेंट पढ़ाएंगे, जो सब्जेक्ट मैटर, जो हमको सब्जेक्ट पढ़ाना है, जो इंफॉर्मेशन देना है बच्चे को वो देंगे। डिलीवरी, द मेथड एंड टेक्निक्स यूज टू प्रेजेंट द कंटेंट सच एज लेक्चर, डिस्कशन और एक्टिविटीज। अब जिस मेथड से इस्तेमाल पढ़ाना चाह सकते हैं, आपको मन है कि बच्चे को हम लेक्चर मेथड से पढ़ाएं तो पढ़ाएं, डिस्कशन मेथड से वैसे पढ़ाएं, एक्टिविटी मेथड से वैसे पढ़ाएं। जिस टेक्निक का, मेथड्स और एंड टेक्निक्स, जिस मेथड्स का और जिस टेक्निक्स का आप इस्तेमाल करना चाहें उस टेक्निक का इस्तेमाल करके आप प्रेजेंट करें कंटेंट को, चाहे जो टेक्निक्स हो, लेक्चर हो, डिस्कशन हो, एक्टिविटीज हो, व्हाटएवर। एंड उसके बाद आप रिकैप्सुलेट करते हैं पूरे रिव्यू ऑफ और समरी, पूरे समरी को रिव्यू करते हैं। उसके बाद आप बच्चे को होमवर्क देते हैं, असाइनिंग और टास्क गिवन टू स्टूडेंट्स टू कंप्लीट आउटसाइड ऑफ क्लास। यानी बच्चे अपने घर पे जा करके आउटसाइड ऑफ क्लास, यानी क्लास से बाहर, यानी घर पे जा करके आपके असाइनमेंट्स को, वो टास्क को कंप्लीट करता है, इसे कहते हैं होमवर्क। तो ये हो गया ट्रेडिशनल सीक्वेंस। पहला प्रीवियस नॉलेज जानना, स्पेसिफिक एम सेट करना, कंटेंट बच्चे को पढ़ाना, डिलीवरी मेथड का इस्तेमाल करना, रिकैप्सुलेट करना और बच्चे को होमवर्क देना। ये ट्रेडिशनल मेथड है। जो नया मेथड्स हैं इसको आप समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। जो हर्बर्सियन जो 5 फॉर्मल स्टेप्स है लेसन प्लान का, उसमें पहला उसने एक्सप्लेन किया, पहला जो स्टेप है वो है प्रिपरेशन। याद रखिएगा इस बात को, पहला है प्रिपरेशन। इसमें हम क्या करते हैं, द टीचर प्रिपेयर द लेसन बाय रिवाइविंग रिलेवेंट मटेरियल्स, सेटिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लानिंग द प्रेजेंटेशन। प्रिपरेशन में सारा चीज आता है। प्रिपरेशन में टीचर जो है प्रिपेयर करते हैं लेसन प्लान को, रिलेवेंट उसमें लेसन प्लान को प्रिपेयर करते हैं, मटेरियल सेट करते हैं, जो ऑब्जेक्टिव है उसको सेट करते हैं, और जो प्रेजेंटेशन बच्चे को कैसा देना है उसको सेट करते हैं। इसे इस तमाम चीज़ों को प्रिपरेशन करते हैं। जब टीचर ने प्रिपरेशन कर लिया, तैयारी कर ली, तब उसको अब प्रेजेंट करेगा टीचर। द टीचर प्रेजेंट द न्यू मटेरियल टू द स्टूडेंट्स यूजिंग क्लियर एंड ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच। यानी जो प्रिपरेशन किया, जो तैयारी की, जो उसने प्लान बनाया, जो कंटेंट उसने बनाया, तैयार किया, उसको अब प्रेजेंट करेगा, एकदम क्लियरली वे में उसको प्रेजेंट करेगा, ताकि एक ऑर्गेनाइज वे में मटेरियल को प्रेजेंट करेगा टीचर, ठीक है ना। उसके बाद एसोसिएशन में क्या करेगा, द टीचर हेल्प स्टूडेंट्स कनेक्ट द न्यू मटेरियल्स टू प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। अब एसोसिएशन में टीचर क्या करेगा कि बच्चे को हेल्प करेगा कि जो बच्चा जो पहले से जो चीज को जानता है, उन चीजों को, न्यू मटेरियल्स को प्रायर नॉलेज के साथ उसको कनेक्ट करेगा, ताकि वो एसोसिएट कर सके, ताकि उसके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हो सके, उसे कहते हैं एसोसिएशन इसमें। अच्छा, अब वो जनरलाइजेशन, the teacher help students organize and structure the new materials, मेकिंग कनेक्शंस बिटवीन डिफरेंट आइडियाज। अब उसको जनरलाइज करेगा, यानी कि टीचर जो है स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा कि वो उस नॉलेज को ऑर्गेनाइज करे स्ट्रक्चर वे में, एंड न्यू मटेरियल्स मेकिंग कनेक्शंस बिटवीन डिफरेंट आइडियाज। जो अलग अलग तरह के आइडियाज है बच्चे के साथ, उस आइडियाज को बच्चे जो है उस न्यू कंटेंट के साथ जो है एक ऑर्गेनाइज करे, उसको कनेक्ट करे, इसे कहते हैं जनरलाइजेशन। उसके बाद है एप्लीकेशन। अब जो बच्चा सीखा है, द टीचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी। अब टीचर जो है बच्चे को मौका देगा कि वो बच्चा जो है न्यू मटेरियल्स को रियल लाइफ सिचुएशंस में या रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में उसको इस्तेमाल कर सके, अप्लाई कर सके, इसे कहते हैं एप्लीकेशन। तो इस बात को याद रखिएगा कि हर्बर्सियन जो 5 फॉर्मल स्टेप ऑफ लेसन प्लान्स का है, उसमें पहला है प्रिपरेशन, सेकेंड है प्रेजेंटेशन। प्रिपरेशन मतलब आप लेसन प्लान को प्रिपेयर करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, मटेरियल सेट करते हैं, तमाम काम करते हैं। और प्रेजेंटेशन, अब यहाँ बच्चे को प्रेजेंट करते हैं, लेसन प्लान्स को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद अप्रोच में एक ऑर्गेनाइज वे में। उसके बाद एसोसिएशन क्या है, एसोसिएशन में बच्चे जो न्यू मटेरियल्स आप बच्चे को दे रहे हैं, उसको बच्चे के पास जो ऑलरेडी नॉलेज है उसके साथ एसोसिएट कर रहे हैं, और फिर उसको जनरलाइज कर रहे हैं। अब बच्चे को हेल्प कर रहे हैं आप कि जो बच्चे के पास जो पहले से नॉलेज है, उस नॉलेज को नए नॉलेज के साथ एक ऑर्गेनाइज वे में, एक स्ट्रक्चर वे में उसको कनेक्ट कर सके। उसके बाद अब बच्चे जो है उसको अप्लाई करेंगे अपने रियल लाइफ सिचुएशन में, जो बच्चे आपसे सीखे हैं। तो ये है न्यू
और जो हमेशा इस्तेमाल होता है लेसन प्लान्स का स्टेप, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इन फ्यूचर के एग्जाम में, ठीक है ना। तो इस तरह से जो आंसर जो है आपका वो हो जाएगा ए बी डी और सी अकॉर्डिंग टू मी, और आपके हिसाब से अगर आपको लगता है तो ये भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम क्वेश्चंस को एंड करेंगे, क्योंकि हम 5 क्वेश्चंस की 5 वीडियो मतलब 5 क्वेश्चंस पे बात करते हैं एक वीडियो में। तो यहाँ हम बात किए हैं 41 से लेकर के 45 क्वेश्चंस तक। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 46 से लेकर के 50 क्वेश्चंस तक, ठीक है ना। तो चीज़ों को सीखते रहें, जहाँ तक हो सके सीखने की कोशिश करें, अपने दिमाग को बहुत ब्रॉड करें, ताकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए वो आपके लिए पीस ऑफ केक हो, हलवा हो, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। ओके।